वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन की। तो पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन, ठीक है भाई। देखते हैं ये पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोजिशन होता क्या है। कोई भी जो क्रमचय होता है, चक्रीय क्रमचय, तो उसकी लंबाई अगर 2 होती है तो फिर आप उसको कहते हैं पक्षांतरण, है ना। तो कोई भी 2 लंबाई का जो क्रमचय होता है या चक्रीय क्रमचय होता है उसको आप लोग कहते हैं पक्षांतरण। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक चक्रीय क्रमचय को आप लोग पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सपोज आपके पास में एक चक्रीय क्रमचय है जिसके एलिमेंट है 1, 3, 5। इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ जो पहला जो एलिमेंट है 1 इसको लीजिएगा और इधर से लास्ट एलिमेंट ले लीजिएगा 5। फिर से यहाँ से 1 को लीजिए और इधर से सेकंड लास्ट को ले लीजिएगा 1, 3। इनको दोनों को आप लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज आपके पास में एक चक्रीय क्रमचय है जो कि मैं ऐसा लिख रहा हूं 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 6, 6, 7, 7, 8, 9 एंड 9, 8। ठीक है भाई, ये आपके पास में एक क्रमचय है। इस क्रमचय को हमें पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा चक्रीय क्रमचय के गुणा के रूप में। अब चक्रीय क्रमचय बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चक्र ध्यान देना। सबसे पहले 1 था और 1 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना आ रहा है 2। तो सबसे पहले 1 लेंगे और 1 पर फंक्शन का वैल्यू आपके पास में आ गया 2। इसके बाद में 2 पर देखिए फंक्शन का वैल्यू है 3, तो अब आप यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद 3 पर देखिए फंक्शन का वैल्यू कितना है 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद में 4 पर जो फंक्शन का वैल्यू है ये आपके पास में है 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 5। और 5 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है 1, जो कि स्टार्ट में था। तो अब यहाँ से आप इस चक्र को बंद कर देंगे। अगला जो चक्र है वो देखिएगा 6 पर 6 है और 7 पर 7 है, तो हम इनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद में आप लोग देखेंगे 8 पर 9 है, तो सबसे पहले 8 लेंगे और 8 पर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 9 और फिर 9 पर 8 आ रहा है, तो वापस से इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में। ये तो आ गया चक्रों के गुणा के रूप में, इसको लिखना आपको है पक्षांतरणों के गुणा के रूप में। अब पक्षांतरणों में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा भाई। ये जो चक्रीय क्रमचय आपके पास में बना है, जो चक्र बना है, इसको आप ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ से जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास में रहा है 1 और इधर से आप लोग लेंगे 5, तो ये बनेगा 1, 5। इसके बाद हो जाएगा 1, 4। इसके बाद आपके पास आएगा 1, 3। इसके बाद हो जाएगा 1, 2 और ये वाला आपका 8 एंड 9। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब हम एक प्रमेय पढ़ेंगे जिसका स्टेटमेंट है n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक समूह है जिसका समूहांक n फैक्टोरियल अपॉन 2 है। तो देखिए भाई आपके पास में सबसे पहले तो एक समुच्चय है an और an क्या है यहाँ पर, सभी समक्रमचयों का समुच्चय, और वो n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय। तो an आपके पास में आ गया n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय, n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय। ठीक है भाई, अब हमें सिद्ध करना है कि जो an है ये क्रमचय गुणन के लिए एक समूह है यानी कि ग्रुप है। तो देखिए ग्रुप की सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो आपके पास में आती है संवृत क्लोजर प्रॉपर्टी। अब संवृत का मतलब आप लोग अगर कोई भी 2 समक्रमचय ले तो हम जानते हैं कि 2 समक्रमचयों का गुणन हमेशा समक्रमचय होता है। तो 2 समक्रमचयों का गुणन, 2 समक्रमचयों का गुणन सदैव एक समक्रमचय होता है। गुणन सदैव एक समक्रमचय होता है। ठीक है भाई, 2 समक्रमचयों का गुणन सदैव एक समक्रमचय होता है, इसलिए क्रमचय गुणन an में संवृत है। इसलिए क्रमचय गुणन an में
संव्रत है। इसके बाद में हम दूसरी कंडीशन देखते हैं ग्रुप के लिए, साचर्यता। अब साचर्यता को देखिए किस प्रकार से चेक करेंगे हम लोग। भाई हम जानते हैं कि फलनों का गुणन सदैव सहचारी होता है। तो जानते हैं हम लोग कि फलनों का गुणन सदैव सहचारी होता है। फलनों का गुणन सदैव सहचारी होता है और जो क्रमचय होता है वो एक फलन ही होता है तथा क्रमचय एक फलन है। क्रमचय एक फलन है। ठीक है, तो फलनों का गुणन सहचारी है और क्रमचय भी एक फलन ही है, इसलिए जो क्रमचय गुणन है वो भी सहचारी है, इसलिए क्रमचय गुणन सहचारी है। इसलिए क्रमचय गुणन सदैव सहचारी है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई ग्रुप की। इसके बाद में आप लोग देखते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए जो तत्समक क्रमचय होता है वो एक समक्रमचय होता है। तो बता दीजिएगा यहाँ पर ये भी कि तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होता है। तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होता है। ठीक है ना, तो तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय है, इसलिए यहाँ पर तत्समक अवयव भी an में विद्यमान है। इसलिए an में तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है भाई, तत्समक अवयव भी इसमें विद्यमान है। और तत्समक अवयव के बाद में आप लोग देखेंगे प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम को देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग। भाई जो समक्रमचय होता है उसका प्रतिलोम भी हमेशा समक्रमचय ही होता है। तो यहां बता दीजिएगा समक्रमचय का प्रतिलोम, समक्रमचय का प्रतिलोम सदैव एक समक्रमचय होता है। सदैव एक समक्रमचय होता है। ठीक है भाई, तो समक्रमचय का प्रतिलोम सदैव एक समक्रमचय होता है, इसलिए प्रतिलोम भी an में विद्यमान है। इसलिए an के प्रत्येक अवयव का, इसलिए an के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, an के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम an में विद्यमान है। ठीक है भाई, तो an के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी an में विद्यमान है। तो ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए an एक ग्रुप है। इसलिए an क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप है। an क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप है। ठीक है भाई, तो an बन गया क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप। तो ग्रुप हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद में देखिए दूसरी कंडीशन जो है वो आपको बताना है कि इसका जो ग्रुपांक है यानी कि समूहांक जो है वो n फैक्टोरियल अपॉन 2 होगा। तो इसका ग्रुपांक हम लोग चेक करेंगे। अब ग्रुपांक किस प्रकार से चेक करेंगे ध्यान देना, मैं इसको हटा देता हूँ। ग्रुपांक चेक करने के लिए माना Sn में, Sn यहाँ पर जो होता है ये Sn होता है सभी क्रमचयों का समुच्चय। इसमें सारे क्रमचय आएंगे, समक्रमचय भी होंगे, विषम क्रमचय भी होंगे, तो सभी क्रमचयों का समुच्चय होता है Sn, जिसको सममित ग्रुप भी आप लोग कहते हैं। तो माना Sn में E1 E2 E3 EM M समक्रमचय है, M समक्रमचय है। भाई Sn में तो सम भी होंगे और विषम भी होंगे, तो मान लिया कि E1 E2 E3 EM, ये M तो क्या है इसमें समक्रमचय है। और इसके अलावा तथा O1 O2 O3 OR R विषम क्रमचय है, R विषम क्रमचय है। ठीक है भाई, तो चूंकि Sn तो सममित ग्रुप है तो इसमें तो समक्रमचय भी होंगे और विषम क्रमचय भी होंगे। तो मान लिया कि Sn में A1 A2 A3 EM ये M तो समक्रमचय है और O1 O2 O3 OR ये R क्या है इसके अंदर
विषम क्रमचय। इसलिए अगर m प्लस r कर लिया जाए तो इसमें टोटल क्रमचय आ जाएंगे। और कुल क्रमचय हम जानते हैं कि n संकेत जब आपके पास में होते हैं तो कुल क्रमचय बनते हैं n फैक्टोरियल। तो m प्लस n जो है ये n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल हो गया तो अब देखिएगा, अब हम एक पक्षांतरण ले लेते हैं, कोई भी पक्षांतरण हो सकता है। तो हमने एक अल्फा एक पक्षांतरण ले लिया है, तो अब माना कि अल्फा एक पक्षांतरण है, ठीक है, एक पक्षांतरण आपने ले लिया है अल्फा। अब अल्फा अगर पक्षांतरण है तो अल्फा को हम इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो क्रमचय अपने पास में थे E1 E2 E3 EM, इन सबको मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब देखना क्या बनेगा। अल्फा एक पक्षांतरण है, इसलिए अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 एंड अल्फा EM, ये सब क्या बन जाएंगे भैया, विषम क्रमचय। और विषम क्रमचय क्यों बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्या थे, सम क्रमचय थे। और सम में को एक क्रमचय और ले लिया अल्फा, ठीक है, तो अल्फा लेते ये विषम क्रमचय बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सम क्रमचय का मतलब अपन जानते हैं कि इसमें पक्षांतरणों की संख्या, जैसे E1 सम क्रमचय है, इसका मतलब E1 में पक्षांतरणों की संख्या सम है। लेकिन अब अगर अल्फा E1 की बात करें तो देखो E1 में पक्षांतरणों की संख्या थी सम और एक पक्षांतरण आ गया अल्फा, तो सम और उसमें एक और ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा, विषम। तो यहाँ ये जो नया पक्षांतरण बनेगा अल्फा E1, ये कैसा क्रमचय हो जाएगा, विषम क्रमचय, क्योंकि यहाँ पर पक्षांतरणों की संख्या विषम है। इसी प्रकार से ये जो सारे जो क्रमचय सम क्रमचय थे, इन सब के साथ में एक एक पक्षांतरण और ऐड हो गया, इसका मतलब ये सारे अब क्या बन जाएंगे, विषम क्रमचय। तो अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 अल्फा EM, ये सब क्या है, विषम क्रमचय हैं। तथा और ये जो विषम क्रमचय थे, इनको हम जैसे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब आपके पास में बन जाएंगे सम क्रमचय। तो तथा अल्फा O1 अल्फा O2 अल्फा O3 एंड अल्फा OR विषम सम क्रमचय है, विषम थे। तो अब अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर ये सब बन जाएंगे आपके पास में सम क्रमचय, ठीक है ना। अब इसके बाद में सबसे पहले तो हम ये प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर ये जो क्रमचय आपके पास में बने हैं अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 अल्फा EM, ये सारे अलग अलग हैं, इनमें से कोई भी दो क्रमचय बराबर नहीं होंगे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यदि संभव है तो माना, इसके विरोधाभास से कर रहे हैं पड़ा ना, तो यदि संभव है तो माना कि अल्फा I, ये अल्फा EI इक्वल टू अल्फा EJ, ठीक है ना। अल्फा EI और अल्फा EJ को आपने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो फिर कैंसिलेशन लॉ से यानी कि निरसन नियम से आप जानते हैं EI इक्वल टू हो जाएगा EJ, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये अलग अलग m सम क्रमचय लिए थे। तो अगर ये दो बराबर कर दोगे आप इनमें से कोई भी, तो फिर ये क्रमचय m नहीं बचेंगे, तो जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। और ये संभव नहीं, तो संभव नहीं है इसका मतलब हुआ अल्फा EI इज नॉट इक्वल टू अल्फा EJ। तो अल्फा EI और अल्फा EJ इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये सारे अलग अलग ही होंगे यहाँ पर। और इसी प्रकार से अगर हम इनको देखें अल्फा, तो यहाँ पर सीधा लिख दीजिएगा आप लोग इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने इनको प्रूव किया है कि ये सारे अलग अलग होंगे, इसी प्रकार से ये वाले जो क्रमचय ये भी सब अलग अलग होंगे, सब डिफरेंट होंगे। देन अल्फा OI इज नॉट इक्वल टू अल्फा OJ, ठीक है। तो ये दो सारे जो क्रमचय हैं वो सारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसके बाद में देखिएगा, अब चूंकि इन क्रमचयों को अगर हम लोग देखें अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 अल्फा EM को, ये कितने क्रमचय यहाँ पर m है, और जो कि कैसे हैं, विषम है। तो चूंकि अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 एंड अल्फा EM, ये कितने क्रमचय हैं, m, और ये सारे कैसे हैं, विषम। तो ये m विषम क्रमचय हैं, विषम क्रमचय हैं। और विषम क्रमचय एक्चुअल में आप लोग देख चुके हैं कितने हैं, r, यानी कि टोटल विषम क्रमचय आपके पास में कितने लिए थे, आपने r लिए थे। इसका मतलब अब जो विषम क्रमचयों की संख्या होगी, चाहे आप उनको किसी भी प्रकार से लिखें, वो r से अधिक हो ही नहीं सकती है।
क्योंकि अपने पास में विषम क्रमच टोटल है ही कितने, r, तो कभी भी विषम क्रमच की जो संख्या होगी वो r से अधिक नहीं हो सकती। तो m विषम क्रमच हैं जिनकी संख्या r से अधिक नहीं हो सकती, जिनकी संख्या r से अधिक नहीं हो सकती, r से अधिक नहीं हो सकती, और इनकी संख्या r से अधिक नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो m है वो या तो r के बराबर होगा या फिर r से छोटा होगा, तो इसलिए m लेस देन इक्वल देन r। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो अल्फा O1, अल्फा O2, अल्फा O3, अल्फा OR, ये सब क्या है, समक्रमच, जिनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, r, और एक्चुअल में समक्रमचों की संख्या कितनी है यहाँ पर, m। इसका मतलब ये हुआ कि समक्रमचों की संख्या m से अधिक नहीं हो सकती, तो जो r होगा वो या तो m के इक्वल होगा या फिर m से छोटा होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन आपके पास ये वाली बन जाएगी, r लेस देन इक्वल देन m। तो 1 और 2 से आप लोग क्या कहेंगे, एक में तो आ रहा है m लेस देन इक्वल देन r, दूसरे में आ रहा है r लेस देन इक्वल देन m, तो दोनों से रिजल्ट आपके पास में आएगा m इक्वल टू r। और आप लोग देख सकते हैं m प्लस r n फैक्टोरियल के बराबर था, और यहाँ से आपने देख चुके हैं m और r दोनों बराबर होगा, और दोनों अगर बराबर होंगे तो वैल्यू आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ये आपके पास में आ गया इसका ग्रुपांक, कितना आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन 2।